Hello friends, hope you are doing well. So today we are going to discuss about some important decided case laws. So the first case law is Foss versus Harbottle. तो फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस में बात आई प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की. प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस मतलब द कोर्ट विल नॉट इंटरवीन एट द इंस्टेंस ऑफ शेयर होल्डर्स इन मैटर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. कोर्ट इंटरवीन कब नहीं करेगा? जब कंपनी का जो मैटर्स होगा वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा. इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड से मतलब क्या है कि जैसे कि जो एओए में प्रोविजंस लिखे गए हैं, अगर कंपनी एओए के प्रोविजंस के अंतर्गत काम कर रही है तो कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा. तो इसमें जो डिसाइडेड केस लॉ था, मतलब केस लॉ था किसका? फॉस वर्सेस हार्बोटल का. उसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से थे. फॉस और टर्टन दो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे. उन्होंने सूट फाइल किया किसके? डायरेक्टर के अगेंस्ट उन्होंने सूट इंस्टीट्यूट किया और उनकी जो एलिगेशंस थी वो ये थी कि डायरेक्टर्स इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे कि कंपनी को लॉस हो रहा है. तो इस केस में क्या हुआ? फॉस एंड टर्टन ने सूट किसके अगेंस्ट? डायरेक्टर्स के अगेंस्ट फाइल किया और उनका जो एलिगेशन था वो ये था कि वो इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे कि कंपनी को लॉस हुआ. तो इस केस में कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? कोर्ट ने सूट को रिजेक्ट कर दिया. कोर्ट रिजेक्टेड द सूट और कोर्ट ने रिजेक्शन का ग्राउंड क्या बताया? प्रॉपर प्लेंटिफ, कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो प्रॉपर प्लेंटिफ नहीं है. तो प्रॉपर प्लेंटिफ कौन है? कंपनी इटसेल्फ. बिकॉज हमने सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी में यही कहा गया है कि कंपनी अपने नाम पे खुद से ही सूट इंस्टीट्यूट कर सकती है. तो कंपनी इज़ अ प्रॉपर प्लेंटिफ, नॉट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. तो प्रॉपर प्लेंटिफ का रीज़न बताते हुए कोर्ट ने इस सूट को रिजेक्ट कर दिया. और कंपनी इटसेल्फ, अगर प्रॉपर प्लेंटिफ कंपनी है मतलब कौन? मेजोरिटी, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. उसको रन कौन करते? मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स मतलब डायरेक्टर्स. और यहाँ पर डायरेक्टर्स ही कौन थे? मेजोरिटी. तो मेजोरिटी कैन ब्रिंग सूट, नॉट माइनॉरिटी. तो कोर्ट ने प्रॉपर प्लेंटिफ का रीज़न बताते हुए फॉस वर्सेस हार्बोटल केस में फॉस एंड टर्टन का जो एलिगेशन था वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया. तो इस केस में फॉस एंड टर्टन मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते. और जो सिमिलर केस है, मतलब जो इस केस फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस थे उसके जो रीजंस थे वो एक्सप्लेन किए गए थे मैकडोगल वर्सेस गार्डिनर केस में. रीजंस एक्सप्लेन. तो फॉस वर्सेस हार्बोटल हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा कंपनी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में. दूसरी बात हमें फॉस वर्सेस हार्बोटल ये बताता है कि प्रॉपर प्लेंटिफ कंपनी खुद है. अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी खुद ही केस फाइल कर सकती है. कंपनी मतलब कौन? डायरेक्टर्स. बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो फिड्यूसरी कैपेसिटी में कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं. और डायरेक्टर्स यहाँ पर क्या थे? मेजोरिटी शेयर होल्डर्स फॉस वर्सेस हार्बोटल केस में. और फॉस वर्सेस हार्बोटल केस में जो रीज़न थे वो एक्सप्लेन हुए थे किसमें? मैकडोगल वर्सेस गार्डिनर केस में. मतलब उसके सिमिलर फैक्ट्स. और सिमिलर डिसीजन आया बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ राजा मुद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पे कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा एक्टिंग अंडर एओए. अगर आप एओए मतलब कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर काम कर रही है, मतलब जो भी प्रोविजंस आर्टिकल में मेंशन है उस प्रोविज़न के अंडर काम कर रही है तो वो एक तरीके का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ कंपनी का और कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में. एक इसी से रिलेटेड एक केस और हुआ और वो केस था पेवलाइट्स वर्सेस जैनसन का. पेवलाइट वर्सेस जैनसन में क्या हुआ? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने सूट इंस्टीट्यूट किया 3 डायरेक्टर्स के अगेंस्ट. 3 डायरेक्टर्स पे उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया उन्होंने कि उन्होंने माइन को मतलब एक माइन को नेग्लिजेंटली सोल्ड किया जिसकी रियल वैल्यू करीबन 10 लाख पाउंड की थी और उन्होंने सोल्ड किया कितने में? सिर्फ 82,000 पाउंड में. मतलब कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. लेकिन जज ने यहाँ पर फिर से क्या डिसीजन दिया कि एक्शन नॉट मेंटेनेबल एज द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजोरिटी. क्योंकि जो डायरेक्टर्स थे वो मेजोरिटी शेयर होल्डर थे और कंपनी में चलेगी किसकी? मेजोरिटी शेयर होल्डर्स की. तो इसलिए कोर्ट ने इस केस को भी डिस्कार्ड कर दिया ये कहते हुए कि मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने ही रिजोल्यूशन पास किया था. तो इस केस में भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते और कोर्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एप्लीकेबल हो जाएगा और कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में. प्रोसीडिंग शुड नॉट टेकन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स. अब एक केस आया ICICI वर्सेस पारस रामपुरे सिंथेटिक लिमिटेड. इस केस को इंडियन वर्जन ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल कहा गया.
नॉर्मल सी बात है, अगर फॉस वर्सेस हार्बोटल मतलब प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कोर्ट विल नॉट इंटरवीन इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अगर एज इट इज़ मतलब फॉस वर्सेस हार्बोटल को एज इट इज़ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर लॉन्च कर दिया जाता, फॉस वर्सेस हार्बोटल को मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर अप्लाई कर लिया जाता, तो इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस होता। आइए समझते हैं कैसे। ICICI वर्सेस पारस रामपुरिया सिंथेटिक लिमिटेड, एप्लीकेशन ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन हुआ किसका? फॉस वर्सेस हार्बोटल केस का। दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था कि फॉस वर्सेस हार्बोटल इफ़ अप्लाइड इन इंडिया एज इट इज़ इट विल बी अनफेयर और इम्प्रॉपर। तो ICICI वाले केस में क्या डिसाइड हुआ कि अगर हम मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फॉस वर्सेस हार्बोटल को अप्लाई करेंगे तो यह इम्प्रॉपर और अनफेयर माना जाएगा। तो क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इन इंडिया कॉरपोरेट्स आर मोस्टली फंडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अप्रॉक्स 80%। तो जो इंडियन कॉरपोरेट्स हैं उनकी फंडिंग ऑलमोस्ट 80% जो फंडिंग होती है वो किससे होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब बैंक्स से और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर इंस्टीट्यूशन से। सो एज देयर आर मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी बैंक्स हैं इंडिया में जो कि लोन प्रोवाइड करती हैं और मतलब कैपिटल देती हैं कंपनी को रन करने के लिए। तो कॉर्पोरेट्स लोन लेते हैं कई सारे बैंक्स से, तो सारी बैंक्स की जो शेयर होल्डिंग होती है वो एक स्मॉल पोर्शन में बनती है जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जन्म देते हैं। तो जो भी बैंक होते हैं वो अब कैसी पोजीशन होल्ड करते हैं हर कॉर्पोरेट्स में? एज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। एज देयर आर मैनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सो ईच होल्ड स्मॉल शेयर होल्डिंग। तो उनकी जो शेयर होल्डिंग होती है वो कंपनी में एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग होती है। तो 80% अप्रोक्स फंडिंग कहाँ से आती है कॉर्पोरेट्स को? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और जो रेस्ट 20% आती है वो इन्वेस्टर्स से आती है। रेस्ट 20% इन्वेस्टर्स से आती है और 80% फंडिंग आती है आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो इसलिए जो फॉस वर्सेस हार्बोटल था वो एज इट इज़ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं किया जा सकता था, इसलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फॉस वर्सेस हार्बोटल को अप्लाई किया गया विथ सर्टेन एक्सेप्शन, मतलब कुछ एक्सेप्शन दी गई। उस एक्सेप्शन के अंतर्गत फॉस वर्सेस हार्बोटल केस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया गया। अब देखते हैं कि वो एक्सेप्शंस क्या थी, उससे पहले पढ़ते हैं थोड़ी और बातें। If FOSS versus Harbottle apply as it is, then it will automatically give weightage to the majority of shareholders. FOSS versus Harbottle में यही बात कही गई थी कि majority of shareholders का डिसीजन ही बाइंडिंग होगा। तो अगर FOSS versus Harbottle केस इंडिया में अप्लाई कर दिया जाता है एज इट इज़, देन इट विल ऑटोमेटिकली गिव वेटेज टू द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये ऑटोमेटिकली वेटेज किसको दे देता? मेजोरिटी शेयर होल्डर्स को। एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच पजेस स्मॉल शेयर होल्डिंग विल बी लेफ्ट आउट। और जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हैं। सो देयर प्रोटेक्शन इज नेसेसरी एज बिकॉज ऑफ देम ओनली द कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस। तो उनकी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के दम पर मतलब उन्हीं की वजह से कॉरपोरेट्स इंडिया में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, मतलब कॉरपोरेट को फंडिंग उन्हीं से हो रही है। तो इसी चक्कर में इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ एक्सेप्शन के साथ फॉस वर्सेस हार्बोटल को इंडिया में अप्लाई किया गया। देयरफॉर एप्लीकेशन ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अप्लाइड विथ सर्टेन एक्सेप्शंस, मतलब कुछ एक्सेप्शंस के साथ फॉस वर्सेस हार्बोटल को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया गया। आइए देखते हैं वो एक्सेप्शन क्या थी। सबसे पहली एक्सेप्शन है अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट से मतलब ये है कि अगर कंपनी मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर एक्ट करते हैं बियॉन्ड एमओए में जो भी ऑब्जेक्टिव लिखा है उस ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड जाके अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर काम करते हैं तो उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायरस एक्ट। और अल्ट्रा वायरस एक्ट का एक केस आया जो था भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल। इस केस में जो प्लेंटिफ था वो शेयर होल्डर ऑफ भारत इंश्योरेंस था, मतलब भारत इंश्योरेंस कंपनी का शेयर होल्डर था, मतलब प्लेंटिफ था। तो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या था? कंपनी का ऑब्जेक्ट था टू एडवांस मनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी, मतलब लोन देना सिक्योरिटी के अगेंस्ट पे, ये कंपनी का ऑब्जेक्ट था। लेकिन कंपनी यानी कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर क्या कर रहे थे? मनी को एडवांस मतलब लोन दे रहे थे बिना किसी सिक्योरिटी के। तो यह क्या हुआ? एक बियॉन्ड मतलब एमओए के बियॉन्ड जाके काम करना हुआ, जो तुम्हारा एमओए में ऑब्जेक्टिव था उसके बियॉन्ड जाके काम करना हुआ, इसलिए ये अल्ट्रा वायरस एक्ट माना गया। अल्ट्रा वायरस एक्ट माना गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी केस को मतलब सूट को ब्रिंग कर सकता है कोर्ट के सामने, और कोर्ट इस मैटर में इंटरवीन करेगा, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई हुआ था फॉस वर्सेस हार्बोटल उसमें एक एक्सेप्शन है। तो इस वजह से मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक्सेप्शन के साथ फॉस वर्सेस हार्बोटल अप्लाई हुआ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में।
सेकेंड एक्सेप्शन है फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी के ऊपर फ्रॉड हो रहा है। वेयर एन एक्ट डन बाय मेजोरिटी अमाउंट्स टू अ फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी एन एक्शन कैन बी ब्रॉड बाय एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। तो मतलब इस केस में भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्या कर सकता है, फ्रॉड के केस में भी सूट ब्रिंग कर सकता है, मतलब सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है कोर्ट के सामने, किसके अगेंस्ट, मेजोरिटी के अगेंस्ट। तो इसमें डिसाइड केस लॉ हुआ मेनियर वर्सेस हुपर्स टेलीग्राफ वर्क्स। केस का नाम था मेनियर वर्सेस हुपर्स टेलीग्राफ वर्क्स। इस केस में क्या हुआ, दो कंपनी थी, कंपनी ए एंड कंपनी बी। जो कंपनी के मेजोरिटी मेंबर्स मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स जो कंपनी ए के थे वो कंपनी बी के भी मेंबर थे, मतलब कंपनी ए के जो मेजोरिटी मेंबर थे वो कंपनी बी के भी मेंबर थे। तो एक मीटिंग हुई कंपनी ए की, मतलब कंपनी ए की एक मीटिंग हुई जिसमें दे पास रिजोल्यूशन टू कॉम्प्रोमाइज एंड एक्शन अगेंस्ट कंपनी बी। तो मीटिंग जब हुई कंपनी ए की तो उसके जो मेजोरिटी शेयर होल्डर थे उन्होंने क्या डिसीजन लिया, मतलब उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया कि वो एक एक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अगेंस्ट किसके, कंपनी बी के। मतलब कंपनी बी के अगेंस्ट कोई एक ऐसा एक्शन था जिसको कंपनी ए ने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो गए, विच इज़ फेवरेबल टू कंपनी बी, जो कि कंपनी बी के लिए फेवरेबल था। जो डिसीजन कंपनी ए ने लिया वो डिसीजन किसके लिए फेवरेबल था, कंपनी बी के लिए। कंपनी बी के लिए फेवरेबल था, इससे मतलब क्या है कि जो मेजोरिटी, क्योंकि जो मेजोरिटी मेंबर्स थे कंपनी ए के वही मेंबर किसके हैं, कंपनी बी के। तो इवेंचुअली फ़ायदा किसका हो रहा है, कंपनी ए के मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स को, और लॉस किसका हो रहा है, कंपनी ए के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। तो एक तरीके से कंपनी ए के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हुए उनके साथ फ्रॉड हुआ। तो इस केस में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, चाहे वो इंडिविजुअल माइनॉरिटी शेयर होल्डर ही क्यों ना हो, वो भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है किसके अगेंस्ट, मेजोरिटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एप्लीकेबल नहीं होगा और इंडिविजुअल माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है मेजोरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात यह है कि फ्रॉड की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। फ्रॉड की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, इसलिए जो कोर्ट होता है वो सराउंडिंग फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन देता है, और यही हुआ इस केस में। एज देयर इज़ नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी बट कोर्ट डिसाइड्स अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग फैक्ट्स। तो जनरल टेस्ट क्या है, मतलब कोर्ट मतलब क्या देखेगा, जनरली क्या देखता है कोर्ट, वेदर रिजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजोरिटी इज बोनाफाइड और नॉट। अगर बोनाफाइड पर्पस के लिए है तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, अगर मालाफाइड पर्पस के लिए है तो वो फ्रॉड माना जाएगा। और यह देखा गया एक केस में एलन वर्सेस गोल्ड रीफ्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका। और एक बहुत ही फेमस बात कही गई, इट वुड बी अ शॉकिंग थिंग इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर पुट समथिंग इनटू देयर पॉकेट एट द एक्सपेंस ऑफ माइनॉरिटी। मतलब अगर माइनॉरिटी के को लॉस पहुंचाकर अगर मेजोरिटी कुछ कमा रहे हैं, मतलब कुछ फ़ायदा ले रहे हैं अपने आप को, और लॉस किसको हो रहा है, माइनॉरिटी को, तो एक ही बहुत ही शॉकिंग बात होगी। तो इसलिए इस केस में भी एक एक्सेप्शन था ये, और इस केस में भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं मेजोरिटी के अगेंस्ट, और प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस यहाँ पर भी नहीं लगेगा। अब आगे देखते हैं और कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल, जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। अगर रॉन्ग डूअर्स ही कंट्रोल में है, मतलब ऐसे लोगों के हाथ में पावर है जो कि खुद गलत कर रहे हैं, तो इस केस में भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं मेजोरिटी के अगेंस्ट। तो इसके लिए एक केस आया ग्लास वर्सेस एटकिन का। इसमें 2 प्लेंटिफ एंड 2 डिफेंडेंट थे। जो डिफेंडेंट थे वो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स थे। तो प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट पे, और उन्होंने एलिगेशन क्या लगाया कि दैट दे फ्रॉडलेंटली कन्वर्टेड द असेट्स ऑफ द कंपनी फॉर देयर ओन प्राइवेट यूज़। मतलब वो खुद की प्राइवेट यूज़, मतलब कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको फ्रॉडलेंटली कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब एग्जांपल मान लो कंपनी की जैसे कार है, कंपनी की कार है लेकिन वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का रॉन्ग डूअर, मतलब रॉन्ग डूइंग हो गई। तो रॉन्ग डूअर्स ही कंट्रोल में है क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर ही यूज़ कर रहे हैं कंपनी के एसेट्स को अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो एक तरीके से क्या हो गया, रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। तो इसमें भी डिसाइड केस लो यही है ग्लास वर्सेस एटकिन, और इस केस में माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो था वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता था किसके अगेंस्ट, मेजोरिटी के अगेंस्ट, और प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को डिस्कार्ड किया गया यहाँ पर भी। नेक्स्ट एक्सेप्शन है रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग बाय स्पेशल मेजोरिटी बट इज़ पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। कंपनी के कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि जिसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने क्या किया, स्पेशल रिजोल्यूशन की जगह सिंपल मेजोरिटी से ही वो डिसीजन पास कर दिया गया, जो कि उनके लिए तो फेवरेबल था बट माइनॉरिटी के लिए अनफेवरेबल था। तो इस केस में भी प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को
दरकिनार किया गया और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे वो सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं किसके अगेंस्ट, मेजोरिटी के अगेंस्ट। तो इसमें भी 2 केस आए, बेली वर्सेस ओरिएंटल टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक कंपनी और नागप्पा चेतियार वर्सेस मद्रास रेस क्लब। इन दोनों केस में यही डिसाइड हुआ कि अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन है जिसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए तो आप सिंपल मेजोरिटी से वो रिजोल्यूशन पास नहीं करा सकते। अगर आप पास कराएंगे तो उस केस में माइनॉरिटी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है मेजोरिटी के अगेंस्ट। नेक्स्ट एक्सेप्शन आई पर्सनल एक्शंस। अगर किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पर्सनल राइट को इन्फ्रिंज किया गया, मतलब उसको पर्सनल इंजरी हुई है, तो भी वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है मेजोरिटी के अगेंस्ट। इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को नहीं देखा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये डिसाइड हुआ किस केस में, नागप्पा चेतियार वर्सेस मद्रास रेस क्लब में। नागप्पा चेतियार वर्सेस मद्रास रेस क्लब में एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू एनफोर्स हिज इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट द कंपनी, एग्जाम्पल राइट टू वोट, राइट टू स्टैंड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ऑफ एन इलेक्शन। तो मतलब जो उसके पर्सनल राइट्स है उससे आप उसको वंचित नहीं रख सकते, उसको पूरा हक है अपनी राइट को इस्तेमाल करने का। अगर ऐसा नहीं होता तो वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है मेजोरिटी के अगेंस्ट। यह देखा गया जोसेफ वर्सेस जोस केस में, जोसेफ वर्सेस जोस केस में, जहां पर वेयर द कैंडिडेचर ऑफ अ डायरेक्टरशिप इज रिजेक्टेड बाय द कंपनी इज़ अ पर्सनल रॉन्ग। एक जो प्लेंटिफ था वो किस लिए खड़ा हुआ, वो कैंडिडेचर ऑफ डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा हुआ, लेकिन जो कंपनी थी मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स थे उसने इसकी डायरेक्टरशिप के कैंडिडेचर को डिस्कार्ड कर दिया गया, जिससे कि उसके पर्सनल राइट इन्फ्रिंज हुए। इस केस में उसने क्या किया कि वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है मेजोरिटी के अगेंस्ट और प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस है ब्रीच ऑफ ड्यूटी का। ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय डायरेक्टर्स एंड मेजोरिटी शेयर होल्डर्स टू द डेट्रीमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो एज अ फिड्यूसरी कैपेसिटी में काम करते हैं, मतलब उनकी जो ड्यूटी होती है वो फिड्यूसरी ड्यूटी होती है। और फिड्यूसरी मतलब होता है रिलेशन ऑफ ऑनेस्ट और ट्रस्ट, मतलब ऑनेस्टी से काम करेंगे और ट्रस्ट से काम करेंगे, मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर का भी ट्रस्ट से काम करेंगे और उनके प्रति भी ईमानदारी और ट्रस्ट दिखाएंगे। लेकिन जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया, मतलब अपनी ड्यूटी को उन्होंने फिड्यूसरी कैपेसिटी में नहीं किया, तो इसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी की भी एक्सेप्शन को शामिल किया गया। और यह देखा गया किस केस में, डेनियल वर्सेस डेनियल केस में। इस केस में ये हुआ था कि जो प्लेंटिफ था वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर था, उसने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया 2 डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी के अगेंस्ट। 2 डायरेक्टर्स ही मेजोरिटी शेयर होल्डर थे। उन्होंने क्या किया था कि जो कंपनी की लैंड थी उसको सोल्ड कर दिया था किसको, टू वन ऑफ द डायरेक्टर्स, अपने में से ही किसी एक डायरेक्टर्स को, हु वॉज द वाइफ ऑफ द अदर, जो कि दूसरे डायरेक्टर की वाइफ थी। तो उन्होंने आपस में इस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया। कितने पाउंड में, 4250 पाउंड में, जिसको उन्होंने 4 साल बाद भेजा ह्यूज अमाउंट 1,20,000 पाउंड में, जिससे कि कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और ये एक अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन मानी गई, जो कि डेलिबरेट एक्शन था किसका, डायरेक्टर्स का, और उन्होंने अपनी फिड्यूसरी ड्यूटी को सही से नहीं निभाया, इसलिए इस एक्सेप्शन को भी शामिल किया गया इसमें। और इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस नहीं लगेगा, और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है वो केस इंस्टीट्यूट कर सकता है मेजोरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट और कोर्ट एक्शन लेगा। तो ये केस किसका हुआ, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन का, जिसमें डेलिबरेटली और नोइंगली डन बाय डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर ने जानबूझकर यह एक्ट किया जिससे कि कंपनी को लॉस हुआ। तो इस केस में भी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है वो केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं मेजोरिटी के अगेंस्ट। और जो लास्ट केस है वो प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, जो कि चैप्टर से रिलेटेड है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड। तो उसमें भी बहुत सारे केस लॉस हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल होगी। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से कर लिए तो आपके 20 से 25 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, क्योंकि आरसीडी का जो पूरा पेपर होता है वो बेस्ड होता है डिसाइडेड केस लॉस पे। उसी को एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन पूछकर डिसाइड केस लॉस को आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बने रहिए अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट you don't miss any update or any notification. Also you can join our WhatsApp group given in the description box. Thank you so much guys for watching.